गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज इसमें वीडियो नंबर 8 में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हिंदी में बोलते हैं अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे हिंदी में? अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन ऑफ chemical reaction of acid and base। ओके, तो पिछले क्लास में अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि जब हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया था, किसकी? मेटल की कराया था। ऐसे लिखते हैं क्षार के साथ हमने धातु की रिएक्शन कराया था, तो हमने बताया था कि क्या बनता है? लवण बनता है और क्या बनता है? H2 गैस निकलती है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसके एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा था, तो आपको अगर याद हो, जैसे मान लीजिए हमने लिया था यानी कि OH प्लस धातु, मान लीजिए हमने यहाँ पर इस प्रकार का ले लिया, तो यहाँ पर हमने बोला था कि नो रिएक्शन। क्या बोला था? कि नो रिएक्शन। क्या अपने ही से रिएक्शन थोड़ी होता है। रिएक्शन तो किसी, हमने बताया था कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर इनकी जब रासायनिक क्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी होगी। हेराफेरी मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, किसी का इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब सेम ही प्रकार के हैं तो इलेक्ट्रॉन, जब दोनों की ताकत बराबर है तो ना इलेक्ट्रॉन कोई देगा ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन। लेकिन कुछ चीजें हैं यहाँ पर जिसके साथ की रिएक्शन हो सकती है। अगर कोई कमजोर आदमी, जैसे मान लो आप सबल हो, मजबूत हो, कोई कमजोर से भिड़ गए तो उसको मार के गिराई दोगे। लेकिन अगर मान लो कि आप जैसा ही, जितना आप ताकतवर है उतना सामने वाला है, तब फिर क्या होगा? बराबर का खेल रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह पर मान लेते हैं कि हमने ले लिया क्या? यहाँ पर जिंक ले लिया। अब जिंक जो है उसकी जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता मतलब चंचलपन, जिंक का जो चंचलपन है वो क्या है? सोडियम धातु से कम है। आप देखेंगे, इसको समझने के लिए एक विद्युत रासायनिक श्रेणी दी गई है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये, उस श्रेणी का ये मतलब है कि जो ऊपर वाली धातुएं हैं अपने नीचे वाली धातुओं को उनके विलय से क्या करती हैं? विस्थापित कर देती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास NaOH है, हम यहाँ पर रिएक्शन करा दें किसके साथ? अगर पोटेशियम के साथ करा लो, मान लो KCl के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर क्या बना लेता था? यहाँ पर आपका ये NaCl बना लेगा और KOH बना लेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट। ये जो K है ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और जब ये सोडियम यहाँ से भागेगा तो कहीं ना कहीं जाकर टूटेगा, वो इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं यहाँ पर। क्या है? इस प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। तो ये कब हो रही हैं अभिक्रियाएं ऐसी? जब सोडियम जो है पोटेशियम से कम क्रियाशील है। सोडियम क्या है? पोटेशियम से कम क्रियाशील है, तब ऐसा होगा। अब यहाँ पर वही बात है, जिंक जो है सोडियम से कम क्रियाशील है, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा लवण है, लवण क्या बनेगा? Na2ZnO2। क्या बनेगा? Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट। और ये क्या है? लवण है। क्या है ये? लवण है। और यहाँ पर H2 कहाँ जाएगा? H2 गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन में यहाँ पर कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं ही होती हैं। क्षार की हर धातु के साथ अभिक्रिया नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया हर धातु की नहीं हो सकती है। कुछ विशिष्ट धातुएं ही क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, जिसमें एक सोडियम है। ओके,
ये बात हो गई। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि हमने देख लिया था कि जो अम्ल है, अम्ल क्या है, धातुओं से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, लवण बना लेता है, और क्या बना लेता था, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। अब बात यहाँ पर आ रही है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है कि नहीं निकलती है, ये हमें कैसे पता चले, ये मालूम हमें पता करना है कि ये तो ठीक है, मान लो इसमें ऐसा है, अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी इस रिएक्शन में कि निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो इसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये हमने यहाँ पर ले लिया, किसका सलूशन ले लिया, सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पर हमने ले लिया NaOH, ये क्या है, विलयन के रूप में है, तो हमने इस तरह से इसको यहाँ पर दिखा दिया। ओके, ऐसा दिखा दिया हमने। अब देखो है क्या कि हमने क्या बोला, इसमें जिंक का टुकड़ा डाल दिया, क्या डाल दिया, जिंक का टुकड़ा डाल दिया, एक छोटा सा कण डाल दिया। अब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर ये बन रहा है और ये गैस निकल रही है, तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पर इस तरह से, एक यहाँ पर हमने इस तरह से काटन वूल लगा के इसको कर दिया, और एक हमने यहाँ पर परख नली नुमा का बना लिया। कैसा बना लिया, इसमें इस तरह से है, और इस नली का कनेक्शन मान लो हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, या तो मान लो नहीं करना चाहते हैं तो इसी तरह से कर देते हैं। जब रिएक्शन होगी तो ये लवण है, ये तो यहीं रह जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, तो क्या करिए, एक जलती हुई मोमबत्ती, क्या, एक जलती हुई मोमबत्ती इसके पास ले जाइए, कहाँ पर, इसके मुहाने पर, और उससे ले जाए अगर तो कैसी आपको आवाज आए, चिट चिट की आवाज, जैसे आपने दीपावली के अवसर पर आप जलाते हैं, क्या बोलते हैं वो जो आती है, ठीक है ना, सुसुरी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसको जलाते हैं तो उससे आवाज आती है ना अजीब से, चिट चिट की, उसको पॉप सॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप सॉन्ग। तो अगर यहाँ पर पॉप सॉन्ग आपको सुनाई दे, क्या बोलते हैं इसको, पॉप सॉन्ग, पॉप सॉन्ग। तो ऐसा, इसको बाद में अगर हिंदी में आप देखेंगे तो वही चिटचिटाहट की आवाज सुनाई दे, तो ये कंफर्म हो है कि हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है, जैसे ही आग के संपर्क में आती है तुरंत बहुत तेज से जलती है, तेज आवाज से, ठीक है ना, तो उस तरह की आवाज आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है बहुत कम मात्रा में होती है, नहीं तो अगर ज्यादा मात्रा में हो तो तुरंत आग लगा देगी, आप कैंडल लेके पहुंचे नहीं कि आग जलने लगेगी, इतना खतरनाक होता है, बहुत ज्वलनशील होती है हाइड्रोजन गैस, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर पॉप सॉन्ग सुनाई दे तो ये कंफर्मेशन टेस्ट है किसका, हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं यहाँ पर। अब हम कुछ रिएक्शन देख रहे हैं अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की, क्या देखने वाले हैं अब, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो ये जो धातु कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट, या यहाँ पर हम धातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, तो देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर मान लो ले लिया Na2CO3, ये क्या कहलाएगा, धातु कार्बोनेट कहलाएगा। कैसे समझेंगे ये धातु कार्बोनेट है, जानते हो तुम लोग कैसे समझेंगे इसको, देखो यहाँ पर ये कार्बोनेट आयन है, ये क्या है CO3 आपने सुना होगा, और ये क्या है यहाँ पर 2Na+ है, तो ये जो कार्बोनेट आयन है यहाँ पर, इस आयन को
इस आयन को क्या कहते हैं, जो ये आपका यौगिक बनेगा यहाँ पर उसको हम बोलेंगे धातु कार्बोनेट। ओके, जिसमें कार्बोनेट आयन होगा। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे बोलते हैं, जैसे मान लो हमने इसी में ले लिया NaHCO3, ठीक है ना, इस तरह से ले लिया, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, बाइकार्बोनेट। क्या कहलाएगा, बाइकार्बोनेट। देखो इस पर 2 माइनस है, इस पर एक प्लस है, इस पर एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अब कि ये जो धातु कार्बोनेट है और धातु बाइकार्बोनेट है, इसकी जब हम अम्ल और क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये देखने वाले हैं। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि इसकी अभिक्रिया, तो यानी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल और क्षार के साथ, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो मान लो जैसे हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया मान के चलो HCl से, तो ये यहाँ पर क्या बनता है, ये आपका यहाँ पर बनता है NaCl CO2 + H2O, इस तरह से बनता है। यानी कि जब उसकी रिएक्शन कराएंगे, संतुलित नहीं है, संतुलित हो जाएगा, वो आपको मैंने वीडियो में दिया है, तो उसमें संतुलित करने का बताया है, कैसे संतुलित करेंगे ये तरीका आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा तरीका आप पढ़ लोगे तो कोई भी समीकरण, रासायनिक समीकरण, उसको आप बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हो, ठीक है ना। वो वीडियो आप देख लो, उसमें रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर किया, तो हमने क्या बोला, यहाँ पर ये कार्बोनेट है, ठीक है ना, कौन सा कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट की जब हम अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पर किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। ये याद करने के लिए आपको लिख रहा हूँ, CO2 गैस निकलेगी, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस मिलेगी, और प्लस आपको यहाँ पर पानी मिलेगा। ये इसका सामान्य रासायनिक समीकरण है कि किसी भी धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और पानी मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या कि अगर हम इसी का क्षार के साथ रिएक्शन कराएं, यानी जैसे मान लो हमने ले लिया Na2CO3, मान लो हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, क्या होती है, यहाँ प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो एक ही प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं उसमें अक्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए अक्रिया यहाँ पर नहीं होती। ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, इसलिए अक्रिया नहीं होगी। ये क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल क्षार की अक्रिया होती है, तो यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ओके, तो समझ में आया, जैसे यहाँ पर है वैसे हम बाइकार्बोनेट के लिए भी करेंगे। जैसे हमने अक्रिया यहाँ पर किया है, सेम अक्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका धातु बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट कहिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, किसी में जैसे हमने लिखा था अभी यहाँ पर NaHCO3, अगर ये इस तरह का है तो अगर हाइड्रोजन बीच में लग गया है तो उसको बाई बोलो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, एक ही कहलाएगा, ठीक है ना। पुराने जमाने में बाइकार्बोनेट बोल देते थे, अब नए जमाने में इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये बात समझ में आई। तो इसकी अभिक्रिया कराओगे तो सेम मिलेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं मिलेगा।
अच्छा, एक इसकी बड़ी फेमस रिएक्शन है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर करा दिया CaCO3 के साथ रिएक्शन करा, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हमें जैसे अब आपको पता चल करना है कि CO2 गैस निकलती है कि नहीं निकलती है। अब इसका टेस्ट आपसे परीक्षा में यही पूछा जाता है, ये रिएक्शन के साथ साथ आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करोगे, तो ये उसका टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ट कर लोगे आप। हालांकि जब तक देखोगे नहीं तो उतना मजा नहीं आएगा आपको, पर जो भी है यहाँ पर आप समझ लेंगे तो वैसा कर लेंगे। अगर लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला तो बेशक आपको समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट की हमने करा दिया, किसके साथ रिएक्शन, किसी अम्ल के साथ करा दिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये CaCl2 बन जाएगा, लवण बन गया यहाँ पर, प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा। अब हमें टेस्ट करना है, क्या करना है, टेस्ट करना है। तो अगर हमने कहा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर उसमें ये यहाँ पर HCl हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अब हमें जैसे इसका टेस्ट करना है CO2 का, तो CO2 का टेस्ट कैसे करें हम, तो यहाँ पर आगे लिखते हैं। तो ये बातें समझ में आई क्या आपको कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अगर आपको ये लग रहा हो पता नहीं सर कैसे कर दे रहे हैं, देखो इसको समझो कैसे करोगे आप, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं भी उधर कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पर है क्या यहाँ पर कि आप इसको अगर समझना चाहते हैं कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ही आप इसको विलयन में घोलेंगे अम्ल में, ये अम्ल है आपका, अम्ल किस फॉर्म में होता है, Cl, द्रव की अवस्था में होता है, कैसा होता है, द्रव की अवस्था में होता है। आप इसको जाएंगे तो कलरलेस दिखाई देगा HCl, ठीक है ना, कोई रंग में नहीं होता है, ऐसे नॉर्मली दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि HCl है, तो H प्लस और Cl माइनस के रूप में है, जब द्रव में रहेगा तो ये किसके रूप में रहेगा, H प्लस और Cl माइनस के रूप में रहेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ये आया, इसको घोला ना, इसको घोलेंगे यहाँ पर लाके, ये क्या है, एक आपका सॉल्ट है, उस सॉल्ट को जब घोलेंगे यहाँ पर, यानी जैसे ही हमने यहाँ पर Na2CO3 लाएंगे तो ये इस तरह से टूटेगा, जैसे ही इसमें पहुंचेगा तो ये Na प्लस में और CO3 माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये जो Na है ये Cl के साथ रिएक्शन करेगा, इसको क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा कार्बोनेट आयन से, जब कार्बोनेट आयन से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये वाटर बना लेगा, एक ऑक्सीजन इससे निकल गया तो इसमें क्या बचा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसी रिएक्शन आप बता सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह का, क्योंकि धातु और अधातु बहुत तेजी से, अगर धनात्मक ऋणात्मक तो बहुत तेजी से आकर्षण होता है, तो ये इस तरह से आकर्षण होके आपका वहाँ पर NaCl CO2 और H2O बन जाएगा। अब हम टेस्ट की बात करते हैं कि CO2 का टेस्ट ऐसे सब केसेस में होगा, जैसे आप किसी को अम्ल में घोलेंगे किसी साल्ट को, तो इस प्रकार से अपने आयनों में टूट जाता है, और जब आयनों में टूट जाता है तो फिर वहाँ पर किस आयन की कितनी ज़्यादा जुड़ने की संभावना है वो कुछ और फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसको आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप हाल फिलहाल इसको याद करने का प्रयास करें, ठीक है ना। 11th में आएंगे तो खूब इसके डिटेल में आपको पूरा बताया जाएगा, और इसमें रिएक्शन भी पढ़ाई जाती है, तो फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपके स्टैंडर्ड में बस ऐसे 2-3 रिएक्शन है, लिमिटेड रिएक्शन दी गई है, उसको आपको जस्ट याद कराना है बस। तो आगे देखो, अब हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पर CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। CO2 की जांच, यानी कि हमें जांच करना है कि CO2 गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CaCl2,
CaCO3 ले लिया। क्या ले लिया? CaCO3 ले लिया। अब CaCO3 ले लिया और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें हमने क्या कर दिया? इसका एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर तैयार कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना। क्या होता है? चूना। ठीक है ना? तो अब ये बना कहाँ से होगा? ये कहाँ से बनता है? जब KOH में CO2 की मात्रा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 बनता है। क्या बनता है? CaCO3 बनता है। और इसमें फिर से CO2 गैस और प्रवाहित कर दो ज्यादा मात्रा में। CO2 गैस और ज्यादा मात्रा में कई तरीके से बन सकती है CO2 गैस। ऐसे नहीं है कि ये तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू बन सकती है। ठीक है? तो CO2 गैस का जैसे अब हम यहाँ से बोले कि SO2 गैस निकलेगी, उसको हमने किसके बिलियन में पास करा दिया? इसके बिलियन में। जब इसके बिलियन में यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर ये आपको मिल्की कलर का यानी कि दूध जैसे जो सॉल्यूशन था, जैसे आप घर में जाना चूने का पानी घोल लेना, चूने का जो पानी है ना, सॉरी चूना जो है पानी में घोल लेना, वो क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें थोड़ा सा CO2 करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और अगर ज्यादा मात्रा में करोगे तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? दूधिया कलर का। दूधिया इधर लिख देते हैं, नीचे दिखाई दे, दूधिया रंग का आपको विलयन प्राप्त होगा। कैसा होगा? एकदम दूधिया रंग का हो जाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, यानी चूने का जो पानी है उसमें अगर आप CO2 गैस ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे? डाल देंगे। अब CO2 गैस मिलेगी कहाँ से? अगर इसे मान लो करना है तो लैब में, जैसे मान लो हमने अभी बताया कि Na2CO3 को क्या करो? हीट कर दो, तो ये क्या करेगा? सीधा इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो यहाँ पर ये Na2O मिल जाएगा और CO2 गैस मिल जाएगी। बस यहाँ से ये गैस को क्या करो? इसमें पास कर दो। या अभी जैसे हमने रिएक्शन करा के दिखाया था आपको कि जैसे मान लो Na2CO3 है, इसको हमने अम्ल में डाल दिया। ये सोडियम कार्बोनेट आप जाओगे तो उससे नमक नहीं होता है, ऐसे लैब में मिलेगा आपको, उसमें लिखा रहेगा सोडियम कार्बोनेट, एकदम नमक जैसा दिखाई देता है, सेम नमक जैसे। जितने भी कार्बोनेट होते हैं मोस्टली व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये जब आप करोगे तो यहाँ पर हमने बताया था कि क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2। यही CO2 गैस क्या करो? फिर से इसमें पास कर दो। जब इसमें डाल दोगे तो कैसा हो जाएगा? दूधिया कलर का हो जाएगा। ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? तो कुल मिला के अगर चूने का पानी क्या हो जाए? चूने का पानी क्या हो जाए? दूधिया रंग का हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा जो गैस निकल रही है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है ना? यानी इस गैस की जब टोटी जो गैस निकले उसको हम यहाँ पर पास कर दें तो ये बन जाए, और मात्रा में पास कर दें तो वो दूधिया रंग हो जाए, तो वो बता देगा कि हाँ CO2 गैस निकली है। अगर CO2 नहीं होगी, कोई अन्य गैस होगी तो इसका कुछ नहीं होगा, ना यही बनेगा ना यही बनेगा। समझ गए बात उसका? ये CO2 का टेस्ट हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? चलो आगे यहाँ पर देख रहे हैं उदासीनीकरण क्रिया। क्या देख रहे हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन या इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं।
बात समझना। एसिड बेस रिएक्शन क्या कहलाती है? जब एक अम्ल की एक क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में इस प्रकार का आपको प्रभाव दिखाई पड़ता है कि वो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? एसिड बेस रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहने का मतलब है, सरल भाषा में कहें तो जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और पानी का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मान लो हमने ले लिया NaOH, ये क्या है? क्षार है। ये हमने ले लिया HCl, ये क्या है? अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया, दोनों को थोड़ा थोड़ा डाल दिया, जैसे ये यहाँ पर था और यहाँ पर था, ये अम्ल है ये क्षार है, दोनों को मिक्स कर यहाँ पर ऐसे मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इसको डाल दिया थोड़ा सा इसको डाल दिया, इस तरह से। तो यहाँ पर ये ऐसा कि दोनों के विलयन को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा NaCl और ये बन जाएगा H2O। तो ये क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। और ये क्या है? पानी। तो भाई है, ये तो आप जानते हो पानी है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें ये तो सब जानते हो, बड़ा आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, इसमें कुछ और बातें हम जानना चाहते हैं। अब वो कुछ और बातें क्या है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके जो एल्कली धातुएं होती हैं, एल्कली धातुओं के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं सब प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। फिर से बोल रहा हूं एक बार, जो एल्कली धातुएं हैं, एल्कली धातुओं में कौन सा आता है? Li भी आता है, तो Li थोड़ा सा दुर्बल होता है, पर Na हो गया, Na के बाद K हो गया, फिर CS हो गया, ये सब एल्कली धातुएं हैं और इनके जो क्षार है वो बहुत प्रबल होते हैं। यानी कि NaOH बहुत प्रबल होता है, KOH बहुत प्रबल होता है, OH बहुत प्रबल होता है, ये बहुत प्रबल प्रकृति के होते हैं, ये प्रबल क्षार कहलाते हैं। सब क्या कहलाएंगे? ये क्षार कहलाते हैं। और ये प्रबल अम्ल में HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया, इन सब की रिएक्शन कराते हैं तो आपको चीजें लवण और अम्ल मिलते हैं। तो ठीक है, देखो अभी यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रभाव बताऊंगा कि कैसे कौन प्रभाव बनता है। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।